आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक का ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि टैलेंट बोलता है, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में वो सबके सामने आता है। कई लोगों का टैलेंट बचपन से उनके साथ चल रहा होता है लेकिन मालूम नहीं होता है। यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी मालूम नहीं होता है कि हमारे बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। कभी कभी बच्चा कुछ और करना चाहता है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर कुछ और होता है। एक दौर वो रहा है, लेकिन आज के दौर में सब चीज़ें बदल गई हैं। आजकल एक्सपर्ट आ गए हैं कि इस बच्चे का रुझान किस चीज़ में है, उसी तरीके से बच्चे का ट्रैक बनाया जाता है। लेकिन हम लोग, हमारी पीढ़ी, हमसे पुराने लोग, कोई नहीं था बताने वाला। हमारे अंदर कोई टैलेंट था या हमारे दोस्तों के अंदर जो भी टैलेंट था मालूम नहीं था, पता नहीं कहाँ से। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे बीज गिर जाता है, उसके बाद वो पनपता है, निकलता है, फिर परखता जाता है कि ये कौन सा पेड़ है, कौन से फल का पेड़ है, बाद में पता चलता है। लेकिन वो कब उठा, कब बड़ा हुआ, पता ही नहीं चलता है। इस तरीके को लेके, इस कड़ी को लेके हमारा प्रोग्राम टैलेंट स्पीक। टैलेंट स्पीक में ड्रामे को लेके और फाइन आर्ट को लेके, गायकी को लेके, डांस को लेके हम अलग अलग शोबे से लोगों को यहाँ बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत में सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि उनके अंदर जो टैलेंट था वो किस तरीके से पनपा, कैसे उभरा। और हर आदमी टैलेंट से भरपूर होता है, कोई ना कोई टैलेंट किसी न किसी आदमी में होता है। आज जो शख्सियत हमारे साथ है टैलेंट स्पीक प्रोग्राम में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शांत स्वभाव, अपने तरीके से काम किया, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी सरकारी नौकरी भी निपटाई, सब कुछ किया और एक रेगुलर तौर पे आर्ट लवर भी रहे। श्रीनगर में शुरू किया था उन्होंने अपना कैरियर, आज हम उनसे ही जानेंगे। टेलीविज़न की दुनिया में उनका काम, रंगमंच पे उनका काम, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कंटिन्यू दर्शक के तौर पे अभिनव थिएटर में हमने उन्हें किसी भी प्रोग्राम में मिस नहीं किया। वो आते हैं, देखते हैं, अपनी राय अपने साथ ले जाते हैं, पूछ ले तो बता देते हैं। कोई और नहीं, कमल राजदान साहब। कमल राजदान साहब, आपका हम स्वागत करते हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर और प्रोग्राम टैलेंट स्पीक पे। थैंक यू, शुक्रिया। मेरी तरफ से आपको मुबारक कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। थैंक यू, थैंक यू। कमल जी, मैं आपके बहुत जूनियर हूँ, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज़ नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी आंखों के सामने पनपता, बड़ा होता और फलता फूलता देखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन हम आपको देखते रहे मंच पे भी और अपने टेलीविज़न के ऊपर भी। आज हम सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी कड़ी थी, कौन सा, वो कहते ना, वो वक्त पता नहीं कैसा था यार, वो ऐसा कौन सा वक्त था, कौन सी कड़ी थी जब आपको लगा कि यार मुझे परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है, ड्रामा करना है, एक्टिंग करनी है। उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जैसे अभी आपने पहले इंट्रो में बताया कि पता नहीं होता था ये बीज कहाँ गिरा, कब ये पौधा बना, कब ये पेड़ बन गया, कोई पता नहीं था। मैं भी तो उसी पीढ़ी का एक सदस्य हूँ, उसी पीढ़ी का बंदा हूँ जी। बचपन में ऐसी कोई पैटर्नेज तो नहीं थी, न समाज की तरफ से न घर वालों की तरफ से। समाज में भी इस काम को शायद अच्छा नहीं माना जाता, भांड कहते थे। हाँ। और यूं कहिए कि परफॉर्मिंग आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाओ, ये चीज़ तो आदमी सोच ही नहीं पाता था ना, ये कोई ख्वाबो गुमान में नहीं। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में वो एक कहावत भी है कि मैं यार एक्टिंग करता हूँ। तो यार एक्टिंग तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन करते क्या हो? दूसरा सवाल, यही सवाल, करते क्या हो? एक्टिंग तो अपनी जगह है, लेकिन करते क्या हो? हमारे साथ यही सिमिली जिंदगी भर चलती रही, जिसने हमें नौकरी भी करवाई। लेकिन एक पैशन ऐसा था, मैं तो समझता हूँ कि ये नेचुरल ही था, ऊपर वाले का गॉड गिवन गिफ्ट ही था कि आदमी इसके साथ जुड़ा रहा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये गॉड गिफ्टेड होती। मतलब आपको कब पता लगा कि यार ये कुछ है मेरे अंदर? ये तो
देखिए स्कूल का एरा अगर मैं देखूं तो जी। स्कूल के एरा में मैं कोई खास कुछ कर नहीं पाया इस फील्ड के हवाले से, क्योंकि मेरी तालीम जो है वो दो स्टीज में स्प्लिटेड रही। मेरे फादर दरबार के साथ जम्मू आते थे, मैं कश्मीर में रहता था, तो 6 महीने की पढ़ाई मेरी जम्मू में, 6 महीने की पढ़ाई मेरी कश्मीर में। अब हर बार ऑलमोस्ट हर बार स्कूल चेंज तो स्कूल चेंज में 6 महीने में कितनी प्रतिभा दिखाए और जो नोटिस भी हो जाए, नहीं यार इसको इस फील्ड में आना चाहिए अपने टीचर्स के सामने, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। बेसिक जो रहा वो कॉलेज के दौर में ही था। कॉलेज के दौर में थोड़ा सा फर्टिलिटी ऑफ माइंड भी हो जाता है, एक इंक्लिनेशन हो जाती है। इंक्लिनेशन एक प्रभाव होता है उस वक्त, छुटपन में, यंग एज में फिल्मों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई इनकार तो हम भी कॉलेज के ज़माने में कभी छुप के, कभी 1-1 रुपया जमा करके सारे यार दोस्त निकल जाते थे फिल्म देखने के लिए। लेकिन फिल्म देखने के बाद जी मेरे दोस्त लोग भूल जाते होंगे, लेकिन वो प्रभाव मुझ पे कम से कम हफ्ता रहता था, बहुत देर तक रहता था। पर्टिकुलरली किसी कैरेक्टर के बारे में सोचता था, ये एक्टर को लेके, यार इसको ऐसा अगर मैं करता तो क्या, और वो उन डायलॉग्स को सबकॉन्शियस में दोहराना, वो अपने शीशे के सामने वो डायलॉग दोहराना, ये चीज़ अंदर ही अंदर पनपती रही। एग्जैक्ट। और मोहल्ले का असर भी रहा, जिस मोहल्ले में मैं रहता था। कश्मीर श्रीनगर में नई सड़क का इलाका है, तो वहाँ पर जितने भी मेरे संगी साथी, यार दोस्त, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी आर्ट के किसी भी दायरे के साथ जुड़े हुए थे। जैसे बिल्कुल हमारे बिल्कुल हमसाये में ये प्यारेलाल हंडू थे। अच्छा। मोनोलॉग की दूरदर्शन में लास्ट में वो रिटायर भी हुए। उनका छोटा भाई, उनका थिएटर ग्रुप हुआ करता था। थिएटर ग्रुप का नाम था नवरत्न अटसार। तो अब एक हिसाब से वो मोहल्ले का ही थिएटर था, और वो भी इस फील्ड में ऐसे हंटिंग तो चलती है, यार तू भी है, आजा तेरे को ड्रामा करवाऊँ, आजा तू मेरे थिएटर में आजा, ये मेरे पे भी झपटा मारा, तू भी आ जा यार। शुरुआत वहाँ पे की मैंने। अब जब पहली बार उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़वाई होगी, स्क्रिप्ट तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस थे, तो उनको लगा नहीं यार ये कर सकता है जी, तो आज ये प्ले है इस तरह, तो दे दो इसको, रोल दे दो। तो रोल दे दिए। अब रोल जब मिला तो उसके बाद इंसान ने सोचा यार ये रोल मैं कर रहा हूँ तो कहीं वो पब्लिक में नाक न कट जाए, इसलिए थोड़ी मेहनत तो करूँ, देखूँ, वो एक रहता है। और मैं यूँ कहूँ मुश्ताक साहब कि whatsoever came in the mind, it was purely by watching your seniors. आप टैगोर हॉल में नाटक देखने जाते थे, मैं जाता था नाटक देखने। अब नाटक देख लिया तो वहाँ पे जितने भी कोई भी प्ले जो होता था उसके कैरेक्टर्स वो एक छाप रखते थे जहन में, बाय वॉचिंग योर सीनियर्स, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा प्रोफेशनल स्कूल तो है नहीं जी, एग्जैक्ट। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तो नहीं था कि जहां हम अपने आप को डाल के या अपने घर वालों से लड़ के झगड़ के वहां चले जाते या कोई ट्रेनिंग हासिल करते, ऐसा तो कुछ था नहीं। जो कुछ भी था इट वॉज प्योरली बाय वॉचिंग। ओके, ये सारा कुछ आपने देख के एक प्रोसेस में संगी दोस्तों से बिल्कुल, और थोड़ा सा फिल्म का एक प्रभाव लेके एक वो जागा, एक पनपा, एक स्पार्क जो थी उसमें थोड़ा अलाव पैदा हो। बहुत बढ़िया। आपका वो दौर रहा कि जब आप स्टेज कश्मीर के में थिएटर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, आपका वो दौर एक रहा। बिल्कुल, वो तो बहुत ही उसके बाद, उस दौर के बाद कश्मीर में दूरदर्शन आता है, टेलीविज़न आता है, और टेलीविज़न में उस वक्त के अच्छे जो डायरेक्टर थे जो थिएटर कर रहे थे उन्हें नौकरियां भी मिल गई टेलीविज़न में जाके। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। उस वक्त का क्या थिएटर को कोई फर्क पड़ा जब दूरदर्शन हुआ?
तो वो कैसा रहा वो टाइम, वो उस बारे में नहीं, थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। देखिए थिएटर, मैं प्री 70s की बात अगर करूं, 70s की बात करूं, प्री भी नहीं 70s की बात करूं, 73 74 में टेलीविज़न आया है कश्मीर में, श्रीनगर में। थिएटर एक अरूज पे था। मुझे लगता है उस वक्त भी ऐसा कोई नाटक नहीं रहा होगा जिसको वहां पे नहीं खेला। बिल्कुल, आपकी बात को मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, दर्शकों को ये चीज़ बता दूं कि वो एक ऐसा दौर रहा है थिएटर का जिसमें हमारे वर्ल्ड क्लासिक जो ड्रामे थे वो कश्मीर में हुआ करते थे, उसके हिंदी अनुवाद हुआ करते थे उनके, और कईयों के तो कश्मीरी में भी अनुवाद करके वहाँ पे मंचन हुए, जिसमें से पुराने जो कुछ निर्देशक हैं, मैं उनका नाम ज़रूर ले सकता हूँ, कुछ हो सकता है मुझे याद ना हो, अशोक जेलखानी जी, मखनलाल सराफ जी और लोन साहब। बिल्कुल, लोन साहब बहुत अच्छे जाने माने कलमकार, नाटककार। बिल्कुल, तो ये एक कश्मीर में बहुत थिएटर जो कहा जा सकता है एक अरूज पे रहा है, बहुत कमाल की स्क्रिप्ट्स हुई हैं, और वो स्क्रिप्ट्स राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर हर एक शैली का नाटक खेला वहाँ पे, चाहे वो रियलिस्टिक हो, चाहे वो ये सिंबॉलिक हो, चाहे वो फिजिकल थिएटर क्यों ना। जो फिजिकल थिएटर आजकल के लड़के ज़्यादा एम्फेसिस फिजिकल थिएटर पे देते हैं, ये फिजिकल थिएटर कश्मीर में भी खेला गया। और अपनी जवानी में मैंने भी प्ले जुलूस किया था। जी जी, जुलूस में मेरे साथ लतीफ़ बिनी थे जो बॉम्बे में हैं अभी, तो हम मुश्ताक अली साहब थे, तो मिलजुल के हमने जुलूस उस वक्त एक फिजिकल थिएटर के ढांचे में, उस दायरे में उसको, और दैट गॉट फर्स्ट प्राइज आल्सो, वो बादल सरकार। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर एक शैली का, हर एक तरीक़ेकार का नाटक कश्मीर में हुआ था। लेकिन टेलीविज़न आने के बाद फ़र्क तो पड़ा। फ़र्क ये पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा था? सबसे पहला फ़र्क तो टाइम का था, और शायद और वाइडर पब्लिसिटी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पहले थिएटर एक जोश के साथ हो रहा था, पैशन से। टेलीविज़न में पैसा आया। अब राइटर लोग जो भी थे उन्होंने भी स्टेज के लिए लिखना छोड़ दिया। हर एक परफॉर्मर ने, राइटर ने, हर टेक्नीशियन वो छोड़ा किस लिए? देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, पैसा ही हो के आप पैसे की बात कर, लेकिन पैसा इतना भी नहीं था उन दिनों। आई स्टार्टेड फ्रॉम 50 रुपया। वो तब 50 की तब वैल्यू कितनी थी? वो तो थी थोड़ी सी, लेकिन अब इतना पैसा भी नहीं था कि हम कहें कि पैसे की लालसा की वजह से, लेकिन एक ग्लैमर, एक पब्लिसिटी की। आप थिएटर में प्ले करते हो तो आपके लिमिटेड दर्शक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने थिएटर नहीं किया, लेकिन जब टेलीविजन पे उन्होंने काम किया, अच्छी कामयाबी हासिल और अच्छी पब्लिसिटी मिली और अच्छे एक्टर के तौर 100%, यस। और उसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि थिएटर वाले जो लोग आए थे उनको अच्छी पब्लिसिटी नहीं मिली, उनको भी मिली, लेकिन उनके अंदर एक जोश रहा है। बिल्कुल। मैं कहूँ कि मेरे टेलीविज़न में आने का माध्यम जो था वो तो थिएटर ही था, क्योंकि 1981 में प्ले किया था दुलारी बाई। दुलारी बाई तब तक तो इतना दूरदर्शन के साथ में एक्यूंटेड था ही नहीं, ना इतनी पहचान थी वहाँ पे। तो जैक शुनजुत्शी साहब फ्रीक्वेंटली आते थे, सारे प्रोड्यूसर्स आते थे। उन्होंने देखा यार नहीं, इसको ये लड़का ठीक है, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा उनके पास एक सीरियल होता था, उन दिनों करने जा रहे थे, अब क्या है। अच्छा, लेकिन वही चक्कर फिर से कि तुम परफॉर्मिंग आर्ट में हो लेकिन करते क्या हो। मुझे नौकरी उसी दौर में मिली और मुझे भी दरबार मुँह के लिए जम्मू आना पड़ा। अच्छा, आपका भी वो 6 महीने का चक्कर हो गया, तो वो छूट गया मुझसे। हालांकि इसीलिए आप हमको अभिनव थिएटर में मिल जाते थे 6 महीने, और 6 महीने दिखते नहीं थे। तो अब उस सीरियल में मैं कर नहीं पाया, 2-3 एपिसोड किए थे, लेकिन बाद में जब आना पड़ा तो वो छूट गया। उसके बाद 82 की बात है। 82 में कल्चरल एकेडमी का फेस्टिवल, उसमें एक और द्रोणाचार्य करके नाटक किया। अशोक जी जेलखानी साहब उन्होंने स्पॉट किए,
उनकी वो एक सीरियल करने जा रहे थे हारुद, तो हारुद में उन्होंने मुझे कास्ट किया। वही माध्यम वही था, थिएटर का। मतलब आपका ये कहना है कि उस दौरान कश्मीर में जो थिएटर चल रहा था, लोग थिएटर कर रहे थे, टेलीविजन के लोग आके थिएटर बिल्कुल देखते थे और वहां से स्पॉट करते थे टैलेंट को स्पॉट करते थे। मैं यूं कहूं काग साहब आप 2 बार मतलब स्पॉट, बिल्कुल, हाँ, एग्जैक्टली 6 महीने के चक्कर में। बिल्कुल मैं यूं कहूं काग साहब कि उन दिनों में ऑडिशन नहीं था जी, मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था। अच्छा, ऑडिशन इट वाज ऑन स्पेशल परमिशन ऑन फाइल। अशोक जी ने फाइल मूव की, गिरेवाल साहब डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने फाइल पे परमिशन लिया एंड इन स्टेट ऑफ 50 रुपीज आई वॉज गिवन 75 रुपीज एज द बेसिक फी। और वो भी बिकॉज उन्होंने वो किया वहाँ पे कि इनका काम ज़्यादा है वो। और हारुद ने ही एक ऐसा करिश्मा कर दिया, उसकी पब्लिसिटी, उसकी एक्सेप्टेंस पब्लिक में ऐसी हुई कि आज कोई 37-38 ईयर्स के बाद भी मुझे कासिम के नाम से ही कश्मीर में लोग जानते हैं, जो कासिम का कैरेक्टर मैंने उस टाइम किया था। हालांकि उसके बाद तो बहुत सारा काम किया, लेकिन रिसेंटली इन माई सर्विस मैं राजबाग में किसी होटल में था। होटल में सामने किराने की शॉप थी, कभी उनसे वो चीज़ वीज़ ले लेते थे तो वो उधार का खाता भी चलता कासिम के नाम उसने कासिम ही लिखा था वहाँ पे, कमल राजदान नहीं लिखा था। ये पहचान होती है एक कलाकार की, कमल राजदान नहीं, कासिम। कासिम कौन? जो एक लोगों में कैरेक्टर आया परफॉर्मिंग के माध्यम से, क्योंकि ये टैलेंट था इनके अंदर। पर ये टैलेंट, जैसे इन्होंने बताया अभी कि नाटक करते थे, एक डायरेक्टर आता था, वो देखता था, वो कहता था मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो टैलेंट बोलता है। आज कमल राजदान जी का जो मुकाम है उसमें टैलेंट उनका बोलता है। और जैसे उन्होंने बताया सफ़र के बारे में, कमल जी हो गई है सारी आपका सफ़र। जी आज आप कलाकार को कहाँ देखते हैं? नंबर 1, नंबर 2, आज का थिएटर कहाँ है? देखिए आपके पास 2 सफर हैं। बिल्कुल मैं उसी पे आता हूं। वो शुरुआत जब टेलीविजन नहीं, मैं वही उसके बाद टेलीविजन आया, फिर वो टेलीविजन भी चला, थिएटर भी चलता रहा, और एक वैक्यूम भी आया बीच में, एक बहुत बड़े पीरियड का वैक्यूम भी उस पे ये बताइए। और उस वैक्यूम के बाद अब आज का दौर जो है, अब थिएटर में फिर से रूह फूकनी शुरू हो गई है। इसलिए तो नहीं क्योंकि दूरदर्शन के काम बंद हो गया है, वो भी हो सकता है नेचुरली। व्हेन फॉर एन आर्टिस्ट उसके पास जब देयर इज नथिंग रिमेन्स फॉर अर्निंग सोर्स, तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट ड्रिफ्ट हो ही जाता है कहीं। चलो अब कुछ ना सही, यही सही जी, इसमें उसका पैशन थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। ये भी एक। तो थिएटर को कहाँ देखते हैं आज? देखिए थिएटर, आजकल का थिएटर जो है, मैं समझूं कि 2 भागों में बटा हुआ है जी। एक, अभी मैं फेस्टिवल्स हुए थे या उसके पहले हुए थे कल्चरल एकेडमी के जी, अब बहुत सारे नाटक अच्छे भी थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे भी है, बहुत अच्छे करने वाले भी हैं। आपके नाटक में देखता आ रहा हूँ और वो विद पैशन, विद ज़ील देखता हूँ। मुझे पता है कि यू वर्क विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी अदर हैकअप्स, और अपने आप को आप डाल के उसमें करते हो। इसी तरह अब इट्स नॉट सेल्फ प्रेज टू यू ओनली, लेकिन जो करे वहाँ तो आदमी तो वाहवाही करेगा ही नेचुरली। लेकिन ये जो 30 साल का बीच में वैक्यूम है, इस वैक्यूम ने ये प्रॉब्लम खड़ी की कि आज से 30 साल पहले का जो थिएटर था, जो मयार था, वो आजकल के बच्चों ने देखा नहीं है, वो उन्होंने नहीं देखा। इसलिए आजकल जो वो सेल्फ करना चाहते हैं या करते हैं, वो अल्टीमेट उसी को समझते हैं जो अल्टीमेट नहीं है। क्या उनमें कमी क्या है? ट्रेनिंग की कमी सबसे बड़ी बात है। उनका जो रिग्रेस, जैसे मैं थिएटर में था, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, आपने भी तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने मेरा थिएटर जो था वो मेरे सीनियर्स के अंडर था। उन सीनियर्स का एक्सपीरियंस एक बहुत डिकेड्स का एक्सपीरियंस था। ये कहिए कि एक गुरु शिष्य
परंपरा रही थी। हाँ। अब नहीं है। अब हर एक शॉर्टकट में बिल्कुल आगे जाना चाहता है। थिएटर में बर्तन भी मंजवाते थे और मैंने भी मांजे हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने मांजे हैं, मैंने चाय भी बनाई है, चाय पिलाई है, सेट में कील भी ठोके हैं, झाड़ू भी मारा है, सब कुछ किया है। आज क्या है? लेकिन आजकल वो दौर ही नहीं है ना, आजकल वो दौर ही नहीं। आजकल सबसे पहले स्टैंडर्ड डेवलप कैसे नहीं होगा। स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम यही है कि और ये सोशल मीडिया में जो मसला हो गया ना कि किसी ने एक आध नाटक लिख दिया या परफॉर्म किया तो दूसरे दिन में पेज यू मिलता है, रिनाउंड फलाना, रिनाउंड पर्सनैलिटी, चाहे रिनाउंड। अब फिर आदमी पढ़ के भी सोचता है यार किस चीज को रिनाउंड कहते हैं। अगर ये रिनाउंड तो मेरे गुरु क्या है, मैं अपने आप की अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे गुरु क्या है। मैं आपको उस सिलसिले में ये बताना चाहता हूं कि आपका ये जो इशारा है वो ये है कि आप थिएटर करो ना करो, कैसा करो, लेकिन आपका प्रेस नोट आना चाहिए। प्रेस नोट, दैट इज कॉल्ड ए प्रेस नोट थिएटर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यूं कहूं कि एक बार मैंने एक फेस इन द क्राउड किया था प्रोग्राम दूरदर्शन के लिए। जी जी। संसार चंद बडू साहब उन दिनों जिंदा थे, उन पे प्रोग्राम किया था। ओके। आई स्टिल रिमेंबर, आज उस पर कोई 20-25 साल हो गए उस प्रोग्राम को किए हुए। इनिशियली किया था 90 के इनिशियल एरा में। लास्ट में मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आप इतने गुनी हो, आपकी पेंटिंग्स कहाँ नहीं लगी है, मिनिएचर आर्ट पे इतना कुछ है, और आप एक ब्रिज हो बिटवीन प्रताप सिंह के एरा का और करंट एरा का, इतना, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देखते हो आज। एक शब्द में उसने जवाब दिया, उसने कहा मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मुझे लगता है मैं रज़ाई ले लूँ अपने ऊपर, ओढ़ दूँ, अपना मुंह किसी को ना दिखाऊं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कमल जी ने कही, क्योंकि ये बात आखिर में जो संसार जी के साथ जोड़ के जो कमल जी ने बात की, ये एक दर्द पैदा करती है। कमल जी का इतना लंबा सफ़र, इतना वसी सफ़र, इतना काम, और उसके बाद वाकई ये जब कहते हैं कि रिनोन्ड प्ले राइट, रिनोन्ड एक्टर, रिनोन्ड ये, तो वो आज परेशान है इस चीज़ को लेके, हम भी परेशान हैं। ये रिनोन्ड वर्ड जो है इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसलिए मैं कमल जी से एक अर्ज़ करूँगा, कमल जी आप आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, जो आपने बात कही ना, गुरु शिष्य की परंपरा, उसको होल्ड करके चलिए। कम से कम अपने सीनियर्स जिन्होंने काम किया है, चाहे उन्होंने नाम कमाया नहीं कमाया, लेकिन पर एज पर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो ग्रास्प किया ही होगा। मैं कोई शर्म नहीं करता, मैं आपके पास आऊं, 1000 चीजें पूछूं, मुझे नहीं पता होगा, मैं काक साहब ये बताइए मेरे को, ये बताइए, उसमें क्या शर्म है यार। सीखने के लिए तो पहाड़ चढ़ते हैं लोग, सीखने में क्या प्रॉब्लम है। वहां पे अपना ईगो क्यों सामने रखना, ईगो को हटाइए ना। बिल्कुल सही बात। ज़रा कमल जी का ये भी कहना है कि हमारे बच्चों को एक्टिंग की तरबियत नहीं मिल पा रही, कोई इंस्टीट्यूट नहीं। हमारा भी, मेरा भी यही कहना है कि हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट, ड्रामा का आज तक कोई डिपार्टमेंट नहीं खुला, जिसके लिए हमारे बच्चों को एक तरबियत नहीं मिल पाती है सही। या तो यूं कहिए कि स्कूल से ही इंट्रोड्यूस होना चाहिए, यंगर क्लासेस से स्टार्ट होना चाहिए। बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, इट शुड बी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट। यूजीसी की पॉलिसी है और सब्जेक्ट बाकायदा थिएटर है, लेकिन सरकार उसको ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही है। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि ये वाकई कलाकारों की, और कमल जी सीनियर आर्टिस्ट हैं, पुराने, और इनको आज की नई पीढ़ी को मैसेज देने से पहले ये कहना पड़ रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन तो उनके बच्चों के लिए बना दो, कुछ उनके राह दिखाने के लिए बना दो। कमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम हमारे पास है, लेकिन मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने। आपका एक लंबा सफ़र है, जब जितनी लंबी बात करें काम ख़त्म ना हो, लेकिन आपका जो कला को लेके एक दर्द आपके अंदर है वो आज वाकई सामने आया और दर्शक देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों से कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके साथ ही मैं कमल जी का एक बार फिर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल की तरफ से थैंक्स अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टैलेंट स्पीक प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच।